रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझ नहीं आया? आ जाओ बता दूंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पल्ले नहीं पड़ रहे? मैं नहीं कर रहा यार, ये सीधा टॉपिक पे आते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेमी कीज कॉन्सेप्ट में। यहाँ हम पढ़ते हैं फिजिक्स। पिछले कुछ वीडियो सीरीज में हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है। अगर आपको पिछले वीडियोस चेकआउट करने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इससे जो पिछला वीडियो था उस पर हमने रिफ्रैक्शन और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के रीजन की, यानी कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर उसको अच्छे से जानने बैठो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखो, एग्जाम्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझने के लिए। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ लेते हो तो आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ लोगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन का कारण और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें। तो जल्दी से जाओ, इंट्रो देख कर आओ। मैं आपसे मिलता हूं इंट्रो के उस साइड पे। म्यूजिक। Current flows, power shrug, electron dance, circuit work, resistance fight, but current persists, electric magic it always insists. तो यार, पिछले वीडियो में हम लोग ये देख ही चुके हैं कि ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। मैं आपको फिर से एक बारी डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की बता देता हूं। जब एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जहां पर दोनों मीडियम की डेंसिटीज अलग अलग हैं, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब वो एक हल्के मीडियम या कम डेंसिटी वाले मीडियम या रेयरर मीडियम से जब डेंस मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, और जब वो एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे यार रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्या कारण है रिफ्रैक्शन, क्यों लाइट ऐसा बिहेव करती है। तो देखो यार, रिफ्रैक्शन का सीधा सीधा और सिंपल सा कारण है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जहां पर दोनों मीडियम्स की डेंसिटी जो है वो अलग अलग है, तो जो लाइट की जो स्पीड है प्रोपगेशन की वो चेंज हो जाती है। लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से प्रोपगेट करती है। लाइट जब ग्लास में ट्रैवल कर रही होगी तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल कर रही होगी तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। इसी तरह से जब वो वाटर में, क्वार्ट्ज में या किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी तो उसकी स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट मीडियम्स में। यही है कारण जिससे लाइट जो है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांजिट करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और उसकी स्पीड के चेंज के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए एक कार है जिसका जो इंजन है वो एक कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स उसको सप्लाई कर रहा है, यानी कि जो कार की जो पुशिंग फोर्स है वो कांस्टेंट है। अब मान लीजिए वो एक कार रोड पे चल रही है और सडनली रोड पे चलते चलते वो एक मडी एरिया यानी कि दलदल वाली रोड पर आ जाती है। तो जैसे ही वो मड में एंटर करेगी, ऑब्वियसली उसकी स्पीड जो है वो धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो कार है वो स्लो हो जाएगी। वैसा क्यों होगा? क्योंकि जो मड है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जबकि जो रोड थी वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही थी, इसलिए जो कार की स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। और यही सेम एनालॉजी हम लाइट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जब लाइट एक पर्टिकुलर डेंसिटी के मीडियम से दूसरी डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड भी कुछ इसी कारण की वजह से चेंज हो जाती है कि मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर आप लोग ये बोलेंगे कि कार जो है उसने स्पीड तो चेंज करी, स्पीड चेंज होने का फंडा तो है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा था वो था लाइट का डायरेक्शन का चेंज होना। तो यहाँ पर कार ने डायरेक्शन तो अपनी चेंज करी नहीं, तो उसको कैसे समझे? तो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। तो देखो, कार ने जो अपनी डायरेक्शन है वो इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि जो कार ने जब ट्रांजिट किया था रोड से मड में, तो कार का जो लाइन ऑफ मोशन था वो दोनों मीडियम की बाउंड्री के परपेंडिकुलर था। अगर कार रोड से मड में ट्रांजिशन करती, किसी एंगल बनाते हुए करती, तो वो अपनी स्पीड चेंज करती। ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है। मान लीजिए यहाँ पर दो मीडियम है, एक वाटर और एक ग्लास। लाइट जो है वो वाटर से ग्लास में जा रही है, लेकिन वो कुछ इस तरह से जा रही है कि वो बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर लाइट की स्पीड तो चेंज होगी, बट लाइट जो है वो किसी एंगल पे बेंड नहीं होगी, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कुछ इस तरह से एंटर कर रही है कि वो बाउंड्री के साथ 90 डिग्रीज बना रही है। अब चलिए कार को रोड से मड में किसी एक एंगल पे ट्रेवल कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही कार रोड से मड में एंटर करेगी तो कुछ ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार का एक टायर है वो ऑलरेडी मड में एंटर हो चुका है, लेकिन जो दूसरा टायर है वो अभी भी रोड पर है। तो इस समय होगा क्या? इस समय ये होगा कि जो टायर मड में एंटर हो चुका है उसकी स्पीड तो धीरे हो जाएगी, लेकिन जो टायर अभी भी रोड पर है उसकी स्पीड अभी भी तेज है। इससे जो कार है वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब ऑब्वियसली जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट पर एग्जैक्टली ये सेम एनालॉजी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट के चार टायर नहीं होते, लेकिन हम कुछ इस तरीके से लाइट की बेंडिंग को भी समझ सकते हैं कि जब लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है
तो बीम का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे मीडियम में ऑलरेडी जा चुका होता है, लेकिन बीम का कुछ पार्ट है वो अभी भी पहले मीडियम में होता है। तो ये डिफरेंस इन स्पीड क्रिएट करता है और इस वजह से जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। अब मान लीजिए कार जो है वो दलदल से यानी कि मड से रोड में वापस जा रही है, तो जो हमने प्रीवियस केस देखा था उसका जस्ट उल्टा होगा। कार की जो स्पीड है वो अचानक से बढ़ जाएगी, और अगर वो ऐसा किसी एंगल बनाते हुए कर रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो टायर अभी रोड पर आ चुका है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन जो टायर अभी भी मड में है उसकी स्पीड अभी भी स्लो रहेगी। तो ऐसे आप बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। अब ये चलिए बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले आप लोगों ने ये तो समझ लिया है कि लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट जब वैक्यूम में चलती है तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस नंबर को देखेंगे एक्चुअल में तो इतना बड़ा नंबर है, यानी कि इतने सारे मीटर्स एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर जाती है। मान लीजिए मैं एक टॉर्च लेता हूँ और उसको जैसे ही ऑन करता हूँ, ऑन करने के 1 सेकेंड बाद में जो लाइट रेज जो मेरी टॉर्च से निकलना स्टार्ट हुई है वो इतने सारे मीटर्स आगे बढ़ चुकी होगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इमेजिन करिए कि लाइट कितनी फास्ट है, और एक्चुअल में लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में है वो फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। अब क्योंकि स्टूडेंट्स को इतने बड़े नंबर सुन के थोड़ी सी घबराहट होती है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझाता हूँ, लेकिन वो थोड़े से छोटे नंबर्स हमको इमेजिन करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में इस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम जो भी नंबर इमेजिन करेंगे वो सारे हाइपोथेटिकल हैं, वो सारे इमेजिनरी नंबर्स। मान लीजिए लाइट रे की जो स्पीड है वो वैक्यूम में 100 मीटर्स पर सेकेंड है। ऑब्वियसली लाइट जो है वो इतनी स्लो नहीं चलती, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं नंबर्स थोड़े से छोटे करके आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, जिससे जो है आप अच्छे से सिचुएशन को समझ पाएं। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है 100 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए लाइट की स्पीड ग्लास में है 80 मीटर्स पर सेकेंड और लाइट की स्पीड वाटर में है 90 मीटर्स पर सेकेंड। अब चलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करें और अगर हम लाइट की स्पीड एक मीडियम में और लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में, इन दोनों स्पीड्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो रेशियो आता है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सीधे सीधे साफ शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन है लाइट की स्पीड का किन्हीं दो मीडियम में। जब हम लाइट की स्पीड किन्हीं दो मीडियम में लेते हैं और उनका जब हम रेशियो लेते हैं तो उस रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको आसानी समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर दो मीडियम है, एक पानी और एक ग्लास। पानी से होते हुए लाइट रे है वो ग्लास में एंटर कर रही है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ लाइट की जो स्पीड है पानी में वो है 90 मीटर्स पर सेकेंड और लाइट की जो स्पीड ग्लास में है वो है 80 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं, एक वाटर है और दूसरा ग्लास है। तो इस केस में हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब हम दो मीडियम की बात कर रहे होते हैं। अभी आगे जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की रेस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि 90/80, यानी कि 9/8। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाला है वाटर की रेस्पेक्ट में, यानी कि हमने स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी है उसकी तुलना की है वाटर से। यहाँ पर इस केस में हमने क्या किया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को हमने न्यूमरेटर में रखा है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हमने डिनोमिनेटर में रखा है। अभी इसी केस में कोई अगर मुझसे पूछता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैं क्या करता, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि तब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 80/90, यानी कि 8/9। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करता है। जिस मीडियम की रेस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम की स्पीड को हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं और दूसरे वाले मीडियम की स्पीड को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये दोनों तो थे हमारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अगर हम लाइट की स्पीड का कंपैरिजन वैक्यूम में लाइट की स्पीड से करें तो वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी सिचुएशन में वाटर को रिप्लेस कर दूंगा वैक्यूम से और मैं कहूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि 100/80। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लाइट की स्पीड है उसको हम 100 मान के चल रहे हैं वैक्यूम में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10/8। अगर कोई मुझसे पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो कितना है, तो मैं करूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो कि होगा मेरा 100/90, यानी 10/9। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ पा रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जनरली आपको क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होते हैं और वहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखा होता। जैसे वहां पर लिखा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका मतलब ये है कि आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो घबराइए मत, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना डिटेल में क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ, वो कंक्लूजन आप समझ लीजिए। मान लीजिए दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 2 में लाइट की जो स्पीड है वो है v2, मीडियम 1 में लाइट की जो स्पीड है वो है v1। अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि v1 बाय v2। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि v2 बाय v1। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे कि मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वो होगा c बाय v1, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम 1। अगर मुझसे कोई पूछे कि मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो वो होगा c बाय v2। यहाँ पर जो c है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और जो v2 है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है कि वहां पर ये स्पेसिफाई नहीं होता कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इट इज एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस केस में आप जनरली उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के ही चलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम एक्चुअली स्पीड्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका सिंपली ये मतलब है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 1.5 टाइम्स है लाइट की स्पीड ग्लास में से। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन में टेबल दिख रही होगी जहाँ पर अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेटा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में फास्टेस्ट होती है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रेशियो निकालेंगे तो जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, इसलिए जो हमारा रेशियो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। अब एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो लगभग वैक्यूम के बराबर होती है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1 के पास होता है, लेकिन 1 से थोड़ा बड़ा ही होता है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि क्यों रिफ्रैक्शन होता है, क्यों लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर आपको अभी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वीडियो वापस देखो 0.5 की स्पीड से, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपका भाई यहाँ बैठा है, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इंडिविजुअल कमेंट्स का रिप्लाई देने की, ठीक है? तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा जो कि हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो भूल के भी मिस मत करना, ठीक है? फिर तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। पढ़ते रहो, मजे करते रहो। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूं मैं। एक लिमिट होती है इंसान की।